हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस सेशन में हम लोग 72 बीपीएससी पीटी 2026 के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज़ को इस सेशन में हम कवर करेंगे। दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और देखिए इसमें टोटल जो है 150 प्रश्न दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 72 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026, ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी 72 बीपीएससी पीटी से रिलेटेड इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 72 बीपीएससी पीटी 2026 के लिए दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दृष्टि द विजन, यानी कि दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज फॉर 72 बीपीएससी पीटी 2026। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हाल ही में कोची में आयोजित इंटरनेशनल स्पाइस रूट्स कॉन्फ्रेंस का ये कौन सा संस्करण था। आप देख सकते हैं बीपीएससी का जो नया पैटर्न है, ऑप्शन में आपसे देखिए बीपीएससी ने कहा भी है कि अब ऑप्शन ई ऐड किया जाएगा, नॉट अटेम्प्ट वाला। तो यहाँ पर आप देख ले सकते हैं प्रयास नहीं किया गया, ये ऑप्शन ऐड कर दिया गया है दृष्टि आईएएस के द्वारा। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करते चलिए। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्पाइस रूट्स कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो केरल के कोची में किया गया है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया है, केरल के कोची में किया गया है और पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो इसीलिए इंटरनेशनल स्पाइस रूट्स कॉन्फ्रेंस का ये पहला संस्करण था जिसका आयोजन केरल के कोची में 6 से 8 जनवरी 2026 के बीच एर्नाकुलम स्थित ऐतिहासिक बोलगट्टी पैलेस में किया गया। कहाँ पर, ऐतिहासिक बोलगट्टी पैलेस में किया गया। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था। चलिए सब लोग इसका आंसर बताइए। तो देखिए स्पोर्ट्स गवर्नेंस जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन 9 जनवरी 2026 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस में किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, और कहाँ पर, तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा गुजरात सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम एनएसजीए किस तिथि से प्रभावी हुआ। चलिए बताइएगा, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम इसको जो है 18 अगस्त 2025 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, लेकिन इसके प्रावधानों को आंशिक रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू किया गया है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यह अधिनियम राष्ट्रीय खेल निकायों जैसे कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए एक संरचित शासन ढांचा निर्धारित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में चावल का उत्पादन कितना था। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2024-25 के दौरान भारत में जो है चावल का उत्पादन कितना था। तो देखिए वर्ष 2024-25 के दौरान भारत ने 150.18 मिलियन टन चावल का उत्पादन किया, जिससे चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150.18 मिलियन टन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि ओपेक के
संस्थापक सदस्य है, ओपेक का संस्थापक सदस्य इसमें से कौन सा देश है? चलिए बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो ओपेक की स्थापना जो है ये 1960 में हुई थी। कब? 1960 में। 5 इसके संस्थापक सदस्य देश हैं, ईरान है, इराक है, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए ईरान दिया गया है, ईरान के बाद आप इराक याद रखिएगा, उसके बाद कुवैत याद रखिएगा, यहाँ मैं कुवैत लिख दे रहा हूँ, कुवैत, उसके बाद सऊदी अरब, यहाँ पर देखिए सऊदी अरब और वेनेजुएला, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1, 2, 4 और 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि समुद्र प्रताप क्या है? समुद्र प्रताप क्या है? तो देखिए समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, पीसीवी, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है ये, ठीक है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कमीशन किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि माधव गौडगिल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र के अग्रणी थे? माधव गौडगिल, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? माधव गौडगिल। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, माधव गौडगिल भारत के सबसे प्रमुख पारिस्थितिकविदों और पर्यावरण विचारकों में से एक थे, ठीक है ना, जो पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संरक्षण में अपने अग्रणी योगदान के लिए जाने जाते थे। तो पारिस्थितिकी विज्ञान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन, इसका नाम है CSPOC, का आयोजन कहाँ पर किया गया? बताइए। तो देखिए ये 28वां संस्करण था और 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है ना, और जिसकी मेज़बानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल के 45 से अधिक संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं CSPOC, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह एक स्वतंत्र मंच है और इसकी स्थापना 1969 में किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर नई दिल्ली करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सेना दिवस 2026 की थीम क्या है? भारतीय सेना दिवस 2026 की थीम क्या है? बताइए। तो देखिए भारतीय सेना दिवस की बात करते हैं, थल सेना दिवस, तो यह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है, आपको भी याद होगा, ठीक है ना। और 2026 का थीम जो था ये था नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स RNI निम्नलिखित किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI यह एक नया वैश्विक सूचकांक है जिसे भारत की पहल के तहत वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जो है जारी किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। और यह इंडेक्स देशों का मूल्यांकन केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि व्यापक मानक जैसे कि नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय स्थिरता और वैश्विक उत्तरदायित्व के आधार पर करता है। हालिया की जो रैंकिंग है उसमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क शीर्ष स्थान पर हैं और भारत का स्थान इसमें 16वां है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार स्रोत पर अपशिष्ट के अनिवार्य पृथक्करण की धाराएं कौन सी है? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब 5वां ऑप्शन आपको याद रखना है, प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्ट, क्लियर। चलिए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो नियम है 2026, इसका अनुसार अपशिष्ट के स्रोत पर 4 श्रेणियों में पृथक्करण अनिवार्य किया गया है। एक आपका गीला अपशिष्ट है, ठीक है, दूसरा सूखा अपशिष्ट है यहाँ पर दिया गया, उसके बाद देखिएगा सैनिटरी अपशिष्ट है और चौथा जो है विशेष देखभाल अपशिष्ट है।
तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 सभी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रश्न पढ़िएगा कि अरुंधति रॉय ने अपने किस उपन्यास के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 जीता है। तो फ्रेंड्स ये बुक है द मदर मैरी कम्स टू मी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बुक का नाम है, याद रखिएगा, मदर मैरी कम्स टू मी। ये किसकी रचना है तो आपको याद रखना है अरुंधति रॉय की। और इसी पुस्तक के लिए इन्होंने 2026 का मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किसे हरा करके खिताब जीता। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है पुरुष एकल में, तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हरा करके, ठीक है ना, नोवाक जोकोविच को हरा करके, ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच को हरा करके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल में खिताब किसने जीता है, ज़रा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की मेज़बानी किस शहर ने की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की मेज़बानी जो है ये दुबई ने किया है, ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई में इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुबई में। क्लियर। और इस वर्ष का थीम याद रखिएगा, इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि भविष्य की सरकारों को आकार देना, अंग्रेजी में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये इसका थीम था। उसके बाद देखिएगा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित क्षैतिज वितरण में क्षेत्रफल पैरामीटर को कितना प्रतिशत बाहर दिया गया है, बताइए। तो देखिए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने राज्यों के हिस्से को विभाज्य कर पुल में जो है, विभाज्य कर पुल यानी जो टैक्स पुल है उसमें 41% बनाए रखा है, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल पैरामीटर को कितना प्रतिशत बाहर दिया गया है। तो देखिए 15वें में 15% था, अब उसको घटा करके 16वें वित्त आयोग में 10% कर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किन निकायों ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA, याद रखिएगा, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया है, बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किया है किसने, तो ये जो हस्ताक्षर हुआ है ये ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नागालैंड सरकार, यहाँ पर देखिए नागालैंड सरकार, और यहाँ पर देखिए गृह मंत्रालय, ठीक है ना, गृह मंत्रालय। उसके बाद देखिएगा जो FNTA है, यहाँ पर FNTA यानी कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ये 6 जिलों को शामिल करता है और इसका उद्देश्य विभिन्न विषय पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है। क्लियर ना। तो ये 1 से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा ना, उपर्युक्त में से 1 से अधिक, यहाँ पर तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में समाचार में रहा न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन देशों के बीच है। न्यू स्टार्ट, यहाँ पर STRT लिखा गया है ना, न्यू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट का फुल फॉर्म भी है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है ना। और ये किसके बीच में हुआ है, तो ये अमेरिका और रसिया के बीच में हुआ है, ठीक है ना, यह अमेरिका और रूस के बीच में हुआ है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका और रूस के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभ्यास खंजर 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए खंजर जो है ना, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच का, भारत और किर्गिस्तान, देखिए यहाँ किर्गिस्तान लिखा गया, भारत और किर्गिस्तान के बीच का है। इसका 13वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर, तो इसका आयोजन किया गया है असम में, असम में किया गया है, असम के सोनितपुर के जो है मिसामारी में। तो आप असम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दिया गया है पारादीप पोर्ट प्राधिकरण को, ठीक है ना, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, इसी को दिया गया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग किस नदी के नीचे प्रस्तावित किया गया है, बताइए। पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ भी पहला पहली शब्द लग जाते हैं
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली जलमग्न ट्विन ट्यूब सड़क सह रेल सुरंग का निर्माण की स्वीकृति दिया गया है। और यह परियोजना गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। गोहपुर यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह गोहपुर और नुमालीगढ़, ठीक है ना, गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी, जिससे यात्रा की दूरी तथा समय में काफ़ी बचत होगी। और लगभग 15.8 किलोमीटर लंबे सुरंग खंड के साथ यह भारत की पहली ऐसी परियोजना होगी और विश्व में भी चुनिंदा परियोजनाओं में ये शामिल होगी जो उन्नत बुनियादी ढांचा क्षमताओं को दर्शाती है। तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी गोहपुर और नुमालीगढ़ को जोड़ेगी असम में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए अगर 2025 की जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका भारत की रैंक इसमें जो है 96 है, ठीक है ना, 96 है, ध्यान रखिएगा 96 है। और अगर शीर्ष देश की बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, ये टॉप 3 है, इनको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के कारण बिहार की विधायी संरचना में परिवर्तन हुआ, इसके परिणाम स्वरूप। अब देखिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, आपको याद होगा कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके एक राज्य झारखंड बनाया गया था, ठीक है। तो जब झारखंड बना था तो इसी के तहत जो है आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के 81 निर्वाचित और एक नामांकित सदस्य, यानी कि कुल 82 झारखंड को स्थानांतरित हो गए, जिसमें बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 325 थी और घट करके अब कितना हो गई, 243 हो गई। 82 घटा दीजिए तो यहाँ पर देखिएगा तो 3 और ये आपका 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4 और ये 243 बच गई, है ना, जो आज भी अभी भी आप देख सकते हैं अपरिवर्तित है। तो बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 325 के घटकर 243 कर दी गई, करेक्ट है ये। दूसरा क्या कह रहा है कि बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 तक बढ़ा दी गई। नहीं, अभी तो वर्तमान में 75 है लेकिन बढ़ाई नहीं गई। दरअसल क्या था कि बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या पहले 30 थी 1952 में, उसके बाद बढ़ कर के ये 96 हो गई 1958 में, फिर 2000 में विभाजन जब हुआ तो ये घट करके 75 हो गई। तो ये बढ़ा कहाँ से दिया गया, 75 हो गई थी घट करके, है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल एक सही है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन है, ठीक है ना, केवल एक सही है। चलिए उसके बाद अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 नंबर पढ़िएगा कि बिहार विधान परिषद के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 2 कथन दिया गया है और इनमें से आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए बिहार विधान परिषद के संबंध में पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी गठन की अनुशंसा 25 अगस्त 1911 को किया गया था, ठीक है, 25 अगस्त 1911 को किया गया था, जो बिहार के संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। परिषद का गठन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारत सरकार अधिनियम 1912 में ये संशोधित हुआ था। इसी के अंतर्गत 43 सदस्यों के साथ किया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है, ठीक है। और परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राज्यपाल से संबंधित थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और आपने देखा होगा कि एईडीओ में इसी तरह का पैटर्न था, है ना। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित प्रावधान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के अधीन वारंट द्वारा की जाती है। नहीं, प्रधानमंत्री थोड़ी करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 155, ध्यान रखिएगा। तो ये गलत हो गया। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 30 वर्ष है, नहीं 30 वर्ष नहीं, न्यूनतम 25 वर्ष का आयु होना चाहिए। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो न तो 1 नहीं 2 सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित का प्रावधान करते हैं, बताइए। तो देखिए अगर हम इसमें से बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D, यहाँ पर लिख देता हूँ 243D, ठीक है।
इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों तथा अध्यक्ष पदों का कम से कम 1/3 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि संविधान कुल आरक्षण के भीतर ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए संविधान जो है ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए इस आरक्षण के भीतर अलग से कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है, केवल पहला आपका सही दिया गया है। तो इसलिए आपका यहाँ पर केवल एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित का प्रावधान करता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी शासन को सुदृढ़ करने के लिए स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की। आपको याद होगा, और इसके अनुसार नगरपालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, नगरपालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए नगरपालिका चुनाव का संचालन राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका गलत दिया गया है, ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, न कि राज्य सरकार के प्राधिकारियों के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वार्ड समितियों का अनिवार्य गठन किया जाता है। तो बिल्कुल सही यहाँ पर है ये, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि इस अधिनियम ने 3 प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान किया है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम, छोटे शहरों और कस्बों के लिए नगर परिषद, और ग्रामीण में शहरी में परिवर्तनशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, है ना। तो याद रखिएगा, एक आपका हो गया नगर निगम, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर पंचायत, है ना। तो आपका दूसरा करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तो केवल यहाँ पर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह वर्ष जिसमें बिहार सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया था। तो ये आपको याद होगा 2006 में, 2006 में, ठीक है ना, 2006 में, और ये पहला राज्य था ऐसा। क्लियर। और बिहार की इस पहल के बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल जैसे कई राज्यों ने जो है 50% का आरक्षण लागू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। राज्य वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद इसमें से कौन सा है। तो अनुच्छेद 243I है, याद रखिएगा 243I। ठीक है, ये राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, और इसके अनुसार राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन के 1 वर्ष के भीतर या उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। क्लियर, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर जिला प्रशासन में विभिन्न भूमिकाओं के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन से इस अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिख भी रहे हैं, बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है। तो देखिए भूमि एवं राजस्व प्रशासन का प्रमुख, ठीक है ना। तो जिला मजिस्ट्रेट जो होता है या जिला कलेक्टर जिले में भूमि और राजस्व प्रशासन का प्रमुख होता है। तो ये आपका करेक्ट दिया गया है। दूसरा भी आपका सही है, कार्यपालिका मजिस्ट्रेसी का जिला प्रमुख और विधि व्यवस्था का समग्र निगरानी। और यहाँ पर तीसरा देखिएगा, तीसरा भी सही है, सशस्त्र विस्फोटक और सिनेमेटोग्राफी अधिनियमों से संबंधित लाइसेंस जारी करने का प्राधिकरण। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये तीनों सही हो गए। और चौथा स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है, ध्यान रखिएगा, 3 तो यहाँ पर सही हो गए, चौथा देख लीजिए। चौथा स्टेटमेंट है कि पुलिस प्रशासन से संबंधित कानूनों में प्रत्यक्ष संशोधन करने का अधिकार। नहीं, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। हालांकि यह पुलिस प्रशासन से संबंधित कानूनों में सीधे संशोधन नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून बनाना या संशोधित करना इसका अधिकार थोड़ी है, इसका कार्य थोड़ी है। इसलिए 1, 2, 3 सही है और चौथा जो है यह गलत दे दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए एक एक करके देखिएगा। इसमें कह रहा है कि इसने 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थान लिया। बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का इसने स्थान लिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, और देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इसे मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार देता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। 5 तरह का रिट है, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये भी आपका सही है, तो पहला दूसरा सही हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। नहीं, ये आपका यहाँ पर जो है सही नहीं दिया गया है। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है
65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, न कि 62 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, ये आपका करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार पुलिस सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। एक एक करके देखिए। ठीक है, कह रहा है इसमें टोटल स्टेटमेंट कितना है, तो आगे आप देख लेंगे। 3 स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहले इनको कर लेते हैं। देखिए, बिहार प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों की संख्या 165-70 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल, ये आपका सही दिया गया है। ठीक है ना, ये आपका सही दिया गया। और बिहार में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1862 में भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 लागू होने के बाद हुई थी। ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि पुलिस को जनता के करीब लाने के लिए 1958 में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था। बताइए, क्या स्टेटमेंट सही है? बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा? 1 मिनट रुक जाइए फ्रेंड। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, 1958 में पुलिस को जनता के अधिक निकट लाने के उद्देश्य से पुलिस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। चौथा स्टेटमेंट भी दिया गया इसमें। देखिए, चौथा स्टेटमेंट भी है कि बिहार में पहले ही प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155.78 पुलिसकर्मी हैं। तो ये आपका गलत दिया गया है, 155 नहीं, 195.39 ये आंकड़ा है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 इसमें आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लोक सेवाओं की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक सेवा की भूमिका पर अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि वे संघ और राज्य सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाएं आयोजित करते हैं। ठीक है, करता है, ये सही है। उसके बाद देखिएगा आगे कह रहा है कि वे सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की विधियों पर परामर्श देते हैं। तो बिल्कुल नई भर्ती की विधि, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, इन सब पर जो है ये परामर्श देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि वे नए अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु सीधे कानून बनाते हैं। सीधे कानून बनाते हैं, ये पूछा गया है तो नहीं। ठीक है ना, यह आपका गलत दिया गया है कि ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा संदर्भित मामलों पर सलाह देते हैं। हालांकि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण हेतु कानून बनाना इनका कार्य नहीं है, इसीलिए गलत है। उसके बाद देखिएगा कि वे सरकारी कर्मचारियों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों में सलाह देते हैं। बिल्कुल, जो अनुशासनात्मक मामला है उसमें सलाह देते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो 1, 2 और 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 217 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, तो और जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 217 हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1915 के अंतर्गत हुई थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर। देखिए, 34 नंबर कह रहा है कि 1969 में विशेष श्रेणी राज्य के वर्गीकरण से संबंधित सिफारिश किस वित्त आयोग की थी? कौन सा वित्त आयोग ने किया था? तो फ्रेंड्स, ये आपका था कौन सा? तो 5वां वित्त आयोग था। ठीक है ना, 5वां वित्त आयोग ने सिफारिश शुरू किया था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह दर्जा सबसे पहले जो है आपको याद हो विशेष श्रेणी राज्य में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो आपको याद होगा बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक जो है 8 बार लग चुका है। पहली बार जो है कब लगा था? तो पहली बार आपका लगा था कब, बताइए फटाफट, 1968 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1968 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद अता हसनैन ने बिहार की किस लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में शपथ लिया? इनका क्रम कौन सा है? ये बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नाम याद रखिएगा, सैयद अता हसनैन। ठीक है, और ये 43वें जो है आपके यहाँ पर राज्यपाल बने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 43 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुजनी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो ये बिहार का पारंपरिक वस्त्र कला है, विशेष रूप से जो है मुजफ्फरपुर के भूसरा गांव से जुड़ी हुई है। ठीक है, सुजनी, तो ये आपका बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग जो है किस वर्ष प्राप्त हुआ था, ये पूछा गया है, बताइए फ्रेंड्स। तो जो मधुबनी चित्रकला है जो मिथिला क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध पारंपरिक कला है, 2007 में इसको जीआई जो है प्रमाणन प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर 2007 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जट जटिन नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मिथिलांचल क्षेत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर मिथिलांचल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जट जटिन। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भिखारी ठाकुर किसके लिए प्रसिद्ध है। भिखारी ठाकुर बताइए। तो ये बिहार के भोजपुर क्षेत्र के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार थे जो भोजपुरी लोकगीत और रंगमंच के क्षेत्र में योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 कर लेंगे। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिला में है। तो केसरिया जो है ये पूर्वी चंपारण जिला में है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी चंपारण में है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जर्दालू आम बिहार के किस जिले से संबंधित है। जर्दालू आम को जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है ना, और ये भागलपुर का है जर्दालू आम। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का एक रामसर स्थल गोकुल जलाशय बिहार के किस जिला में है। गोकुल जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, आपको याद भी होगा। ठीक है ना, और ये बक्सर जिला में स्थित है। ठीक है ना, बक्सर जिला में है, ध्यान रखिएगा, बक्सर जिला में। बक्सर जिला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम चंपारण का एक उदयपुर झील है, उसको भी दिया गया है। सोनपुर मेला निम्नलिखित में से किस अवसर पर शुरू होता है। तो इसको हरियर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये कार्तिक मास की शुभ तिथि कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्तिक पूर्णिमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये सब आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोए की लाई यानी कि बाढ़ निम्नलिखित में से किससे बनी है। खोए की लाई, तो ये जो है ये बना होता है किससे। तो ये रामदाना जो होता है ना, रामदाना से बना होता है, रामदाना और चीनी से। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि मैथिली भाषा को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया था। मैथिली भाषा को जो है बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 2003 में जो है इसको ना संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया था। 2003 में दिया गया था। ठीक है, 2003 में। चलिए 22 भाषाओं में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में है। नागी और नकटी दोनों याद रखिएगा, नागी और नकटी ये जमुई में है ना। चलिए 48 नंबर देखिए। 48 नंबर कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। कांवर झील को भी किया गया है, बेगूसराय में है। गोकुल जलाशय अभी मैंने बताया बक्सर का, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण का। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 1 2 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो है अभी 6 रामसर स्थल हैं, 3 यहाँ पर मैंने बता दिया, एक यहाँ पर देखिए कांवर हो गया सबसे पहला, गोकुल जलाशय 2, उदयपुर झील 3, नागी और नकटी, नागी अलग है नकटी अलग है, तो 3 2 5 जमुई वाला, और एक आपका हो जाएगा गोगाबिल झील कटिहार वाला। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे कम वन क्षेत्र है। सबसे कम पूछा गया है, सबसे कम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो शिवहर है यहाँ पर। ठीक है ना, शिवहर सबसे कम वन क्षेत्र है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है इसमें से निम्नलिखित में से, तो इसमें से आपका अरवल हो जाएगा। ठीक है ना, अरवल में सबसे कम है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कशिश जलप्रपात बिहार के निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है। तो रोहतास जिले के अमझोर क्षेत्र में स्थित है। रोहतास याद रखिएगा, रोहतास में है। ठीक है, रोहतास में है। उसके बाद देखिए कोसी नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा किस स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। तो कोसी कुर्सेला में, कटिहार में गंगा नदी में मिलती है। अच्छा, पुनपुन नदी जो है ये कहाँ पर मिलती है। फतुहा में। ठीक है ना, फतुहा में मिलती है।
ठीक है, फतुआ में मिलती है। और घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है गंगा में? तो छपरा के रेबिलगंज में, छपरा के रेबिलगंज में, ये भी ध्यान रखिएगा, रेबिलगंज में, छपरा के। देखिए निम्नलिखित में से यहाँ से पूछा गया है कि कौन से बिहार में गोखुर झीलों के उदाहरण है? गोखुर झील यानी कि ऑक्सबो झील, तो इसमें से कौन सा है आपका? गोगाबिल तो है ही, कांवर झील, सरियामान। तो इसमें से आपका 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सरियामान जो है ये गंडक नदी तंत्र से जुड़ी है। सरियामान पश्चिम चंपारण में, बेगूसराय का कांवर लेक ये तो है ही, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो है ये ऑक्सबो झील है। और आपका गोगाबिल कटिहार का है, जो कोसी नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण बना हुआ है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए 54 नंबर देखिएगा कि सोमेश्वर पहाड़ियाँ बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर, तो ये बिहार के जो है पश्चिम चंपारण में है, भारत नेपाल सीमा के साथ, भारत नेपाल सीमा के साथ पश्चिम चंपारण में स्थित है, ठीक है। और ये शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय पर्वतमाला का एक भाग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। बिहार का अधिकांश भाग जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्म जल स्रोत यानी कि हॉट स्प्रिंग्स और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? बड़ा पूछा जाता है भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, तो ये मुंगेर में है, ठीक है ना, मुंगेर में है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में नम पर्णपाती साल के वन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिम चंपारण के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है, ध्यान रहेगा आपका। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। सघन वन भी सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है। देखिए नेपाल की शिवपुरी पहाड़ियों से निकलने वाली बागमती नदी बिहार के किस जिले से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो बागमती जो है ना ये आपके सीतामढ़ी जिले में, ठीक है ना, सोरवटिया गांव में ये प्रवेश करती है, ठीक है, याद रखिएगा, सीतामढ़ी जिला, बागमती नदी, ठीक है। चलिए और ये कोसी में जाकर के मिल भी जाती है। उसके बाद देखिए कतरनी चावल जो बिहार की एक प्रसिद्ध सुगंधित किस्म है चावल की, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में उगाया जाता है? तो देखिए कतरनी चावल जो है ना ये खास करके अगर हम बात करते हैं मुंगेर, बांका, भागलपुर, इन सब जगहों पर ये उगाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार के कितने जिलों से लगती है? तो देखिए बिहार के 8 जिले जो हैं ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इनका नाम भी याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो ये 8 जिले करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से ये प्रश्न आगे आपको मिलेगा। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन अक्षांशीय विस्तारों के बीच जो है बिहार स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ, ये याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। और उत्तर प्रदेश ये सब आपको पता है ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, ठीक है। और एक स्थल रुद्र जो है ये राज्य है, नेपाल से भी ये सीमा साझा करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी, इसको पिडमेंट दलदली मिट्टी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित तराई क्षेत्र में, और खास करके पश्चिम चंपारण जिला में ये पाई जाती है। तो पश्चिम चंपारण यहाँ पर है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कर्मनाशा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, कैमूर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न अभी इसी साल बीपीएससी ने किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और गंगा की ये सहायक नदी भी है। उसके बाद देखिए बूढ़ी गंडक नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर के बहती है? तो बूढ़ी गंडक पश्चिम चंपारण जिला से जो है निकलती है और उत्तर बिहार के कई जिले से होकर के बहती है, जिसमें पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर, बेगूसराय, और ये खगड़िया के पास गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जिसे मीठे पानी के डॉल्फिन संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, बिहार के किस जिला में है? तो ये भागलपुर में है, ठीक है ना, भागलपुर में है, ध्यान रखिएगा, भागलपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन क्षेत्र कितना है?
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 7,532.45 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। लगभग 8% जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है बिहार का, 8%, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, 8%। चलिए उसके बाद देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। पूरा आपका बिहार से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 25.42% है ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो आपको भी याद होगा ये कितना है फ्रेंड्स, फटाफट बता दीजिए। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा जन घनत्व वाला राज्य जिला शिवहर है, ठीक है ना। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात, ठीक है ना, बाल लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका 935 है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 935 है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। देखिए ओवरऑल साक्षरता दर ये भी रोहतास में सबसे ज़्यादा है, पुरुष साक्षरता दर रोहतास में और महिला साक्षरता दर भी रोहतास में ही सबसे ज़्यादा है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, जहाँ पर जो है प्रति 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। गोपालगंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध तेलहर कुंड जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कैमूर में है तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है ना, कैमूर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब। देखिए 73 नंबर है कि द्वितीय बौद्ध संगति निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था किसके समय में, तो कालाशोक के समय में। कहाँ पर, वैशाली में, कालाशोक के समय में। पहला अजातशत्रु के समय में राजगृह में, दूसरा कालाशोक के समय में कहाँ पर, वैशाली में, तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, और चौथा कनिष्क के समय में कश्मीर कुंडलवन में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वंश के एक शासक ने 9वीं शताब्दी में नालंदा में एक मठ का निर्माण कराया, जिसके भरण पोषण हेतु देवपाल ने 5 गांव प्रदान किए थे। तो फ्रेंड्स ये कौन था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो ये शैलेंद्र वंशी शासक था, ठीक है, तो यहाँ पर शैलेंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। तो पाल वंश के प्रतापी शासक धर्मपाल के द्वारा कराया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भागलपुर के निकट ये स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जैन बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से, ठीक है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये नाम याद रखिएगा आप, ठीक है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ये संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मेगास्थनीज किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने इवाज खान को पराजित कर बंगाल और बिहार को पुनः दिल्ली सल्तनत का अधीन किया था। तो ये इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने किया था। 1226-27 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद के नेतृत्व में सेना भेजी थी, जिसने इवाज खान को पराजित करके बंगाल और बिहार पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नासिरुद्दीन मोहम्मद, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इल्तुतमिश का ये बेटा था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित किया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। तो फ्रेंड्स ये मीर कासिम ने किया था, ठीक है ना, मीर कासिम ने किया था, ध्यान रखिएगा, मीर कासिम ने किया था। किसने किया था, तो मीर कासिम ने किया था। मीर जाफ़र के बाद ये मीर कासिम जो बना था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन में बंगाल का ये नवाब बना था, ठीक है ना, इसी ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। संथाल आंदोलन 1855-56 आपको याद भी होगा, सिद्धू कान्हू चांद भैरव इनके नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सिद्धू मुर्मू दिया गया है, ठीक है, और सिद्धू कान्हू चांद भैरव
तो यहाँ पर सिद्धू कान्हू, कान्हू का नाम दिया गया है। चांद भैरव का भी नाम याद रखिएगा। बिरसा मुंडा नहीं होंगे क्योंकि ये मुंडा आंदोलन जो था, मुंडा विद्रोह जो था, इससे संबंधित है। ठीक है, तो 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किस वर्ष हुआ था। करेक्ट आंसर 1917 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो तिनकटिया प्रथा थी यहाँ पर, जो तिनकटिया प्रथा थी, ठीक है ना, 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था, उसी के विरुद्ध इन्होंने जो आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह। देखिए बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन 1908 में हुआ था, ठीक है ना, 1908 में, ध्यान रखिएगा 1908 में हुआ था। 1908 यहाँ पर देखिए 1908 दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिहार से रिलेटेड। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रों की हत्या किसके आदेश पर हुई थी। पटना सचिवालय गोलीकांड है ये, याद होगा 11 अगस्त 1942। ध्यान रखिएगा उस समय पटना का जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर था, इसी के आदेश पर जो है ये हुई थी, WG आर्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए बिहार को बंगाल से पृथक करके एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में किस वर्ष किया गया था। तो ये घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो जॉर्ज पंचम था वो आया था यहाँ पर, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और वास्तविक पृथक्करण 1912 में हुआ था। तो यहाँ पर 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। देखिए 85 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। देखिए 1922 में हुआ था, सन भी याद रखिएगा। किसान सभा का आयोजन मुंगेर में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर ने किया था। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर का नाम दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो मैंने तो 2003 बताया था आपको, 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब संविधान संशोधन भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह थे, इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद देखिएगा कि झारखंड को बिहार से अलग कर पृथक राज्य कब बनाया गया था। तो मैंने बताया है 15 नवंबर सन 2000 को, और ये 28वां राज्य भारत का बना था 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद बिहार में स्थित है। तो बिहार में 3 महाजनपद हैं, याद रखिएगा। वैसे 16 महाजनपद होते हैं, बट बिहार में 3 ही स्थित थे उस समय। एक तो मगध, अंग और वज्जी। ठीक है ना, मगध, अंग और वज्जी। तो यहाँ मगध स्थित था और अंग था, और वज्जी महाजनपद था। ठीक है ना, वज्जी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। उसके बाद देखिए बिहार से प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। तो फ्रेंड्स ये सर्वहितैषी था। ठीक है ना, सर्वहितैषी 1874 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, सर्वहितैषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए दैनिक समाचार पत्र है ये, और एक बिहार बंधु है जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक था, और ये दैनिक है यानी कि रोज, और साप्ताहिक सप्ताह में एक बार। चलिए उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 से सम्मानित किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर की कलाकार एवं समाज सेवी रूबल नागी हैं, उन्हीं को दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज़ जो है दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर रूबल नागी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की। उसके बाद देखिए भारत ने 2026 में अपना कौन सा जो है अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता है। तो ये आपका भारत का छठा था। ठीक है ना, छठा ये अवार्ड है, याद रखिएगा, छठा अवार्ड है। क्लियर, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की दूसरी बायो सेफ्टी लेवल 4 BSL-4 प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है ना, BSL-4 गुजरात के गांधीनगर में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से स्वयं को अलग कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बताइए। तो ये अमेरिका ने किया है हाल ही में। ठीक है ना, अमेरिका ने किया है, इसको ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने किया है।
अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अमेरिका। और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। चलिए उसके बाद देखिए दिल्ली घोषणा 2026 किससे संबंधित है? दिल्ली घोषणा, तो देखिए दिल्ली जो डिक्लेरेशन है 2026, ये भारत को निर्वाचन आयोग द्वारा भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा नई दिल्ली में आयोजित लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये रहा था इसका इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी रिपोर्ट के अनुसार विश्व किस युग में प्रवेश कर चुका है? तो ये ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी के युग में प्रवेश कर चुका है। चलिए उसके बाद 97 नंबर करेंगे। देखिए 97 नंबर है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है ना, भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो ये निधि छिब्बर हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए निधि छिब्बर BR सुब्रमण्यम की जगह पर ये आई हुई हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिलन सैन्य अभ्यास 2026 का आधिकारिक विषय क्या था, थीम क्या था? मिलन सैन्य अभ्यास जो है ये भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 13वां संस्करण, सौहार्द सहयोग सहभागिता। ठीक है ना, ये थीम पर आयोजित हुआ था, सौहार्द सहयोग और सहभागिता। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो 10,40,99,452, याद रखिएगा। और बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार 13.07 करोड़, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में अन्य पिछड़ा OBC की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 36.01%। ठीक है ना, याद रखिएगा 36.01 मिनट रुकिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का 27.12% है, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है ना, और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग है जिसको कि EBC बोलते हैं, इसका 36.01% है। क्लियर, ध्यान रखिए। अनुसूचित जाति का पूछेगा तो 19.65% और अनुसूचित जनजाति का पूछेगा तो 1.68%। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 देखिए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? अब जनगणना 2011 के अनुसार 15.9%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद है कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यह आपका 8.58% है। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्य में बिहार का स्थान क्या है? तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले, महाराष्ट्र दूसरे और बिहार अपना तीसरा स्थान पर है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि वैशाली में भगवान बुद्ध अवशेष स्तूप, ठीक है, सही है। महाबोधि वृक्ष बोधगया, सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवशेष, ये नालंदा नहीं होगा, यह आपका हो जाएगा भागलपुर, तो ये गलत है। गिरदकुट पहाड़ी, ये आपका सही दिया गया है ना, तो ये वाला सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। सीताकुंड मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो सीताकुंड मेला का आयोजन मुंगेर जिले में होता है, मुंगेर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से देखिएगा कि बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पटना में गोलघर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो 1786 में कैप्टन जॉन गार्सिन के द्वारा जो है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन गास्टिन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। अनाज के भंडारण हेतु जो है इसका निर्माण कराया गया था।
नेक्स्ट है हमारा 110 नंबर। देखिए बिहार के जर्दालू आम को जीआई टैग जो है किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 2018 में दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, तो मैंने बताया था कि 3 फरवरी 1916 को भारत सरकार अधिनियम 1915 के प्रावधान पर 16 को हुआ था। ठीक है ना, 16 को। उसके बाद देखिएगा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 मुख्यतः किससे संबंधित है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो संबंधित है ना, ये भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का कौन सा जिला जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको भी पता है, इजी क्वेश्चन है। भागलपुर को जो है सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि 1931 निम्नलिखित में से कौन 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन से संबंधित थे? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा, रामानंद मिश्र, ये सब याद रखिएगा। और बाद में जो है जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर देखिएगा कि गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार से भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो बिहार से हम बात करते हैं तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद जो बाद में संविधान सभा का अध्यक्ष बने थे, जगजीवन राम थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 116 कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो देखिए गांधी जी से मुलाकात किया था राजकुमार शुक्ल जी ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और यहाँ पर जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। देखिएगा कि अबरख बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किन जिला में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो अबरख जो है ये आपका पाया जाता है नवादा और मुंगेर में। तो यहाँ पर देखिए नवादा और मुंगेर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 71.2% साक्षरता दर है, जिसमें जो है 61.8% साक्षरता दर है। ठीक है ना, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। 51.5% महिला साक्षरता दर है, ये ध्यान रख लीजिएगा। महिला साक्षरता दर बड़ा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतास है। पुरुष साक्षरता दर भी वहाँ अधिक है और महिला साक्षरता दर भी वहाँ पर ज़्यादा है। देखिएगा कौन सी सिंचाई परियोजना बिहार से संबंधित है? तो बिहार से इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका पुनपुन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपका उत्तरी कोयल हो जाएगा। उसके बाद जमनिया पंप नहर परियोजना, ये कैमूर जिले में स्थित है। तिलैया डायवर्जन जलाशय गया नवादा जिला में है। तो ये आपका सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सभी कहाँ पर दिया गया है? डी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, ये बड़ा पूछा जाता है। NFHS 5 2019-21 के अनुसार बिहार में कितने अनुपात में परिवार पक्के मकानों में निवास करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। ठीक है ना, 1/3 ध्यान रखिएगा, 1/3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 121 करेंगे। अब फिर से जो है NFHS 5 का ये रिपोर्ट से आंकड़ा देकर के पूछा गया है कि बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 के कितने प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 84% है। ठीक है ना, लगभग 84% है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर से पूछा गया है NFHS 5 2019-21 रिपोर्ट पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार भारत की किस राज्य में बहुआयामी गरीबी में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो ये सबसे ज़्यादा बिहार का ही है। ठीक है ना, बिहार का ही है, जो कि लगभग 33.76% है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था, आपको ध्यान रखना है, 2006-07 के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में खुले वन यानी कि जो ओपन फॉरेस्ट के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ठीक है, तीनों कथन दिख रहा है, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक है और पांचवा प्रयास नहीं किया गया। तो देखिए खुला जो वन है उसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो खुले वन का अधिकांश हिस्सा अभिलेखित वन क्षेत्र के भीतर स्थित है।
ये आपका ठीक है, ठीक है। और खुले वन क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर है स्थित, गलत है। खुला वन अभिलेखित वन क्षेत्र के अंदर और बाहर समान रूप से वितरित है, ये गलत है। केवल ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 125 नंबर, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। एकमात्र राष्ट्रीय पार्क बिहार का, बिहार वाल्मीकि टाइगर बिहार वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। चलिए उसके बाद 126 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में बिहार की फसल सघनता कितना है, ये पूछा गया है। तो फसल सघनता 1 पॉइंट आपका कितना है बताइए, तो 52 है, ठीक है ना। कितना है? 1.52। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.52 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, इस तरह का डाटा आप डायरेक्टली याद रखिएगा। बिहार में कितने प्रतिशत किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है? तो ये 91% किसानों के पास। ये सब जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का आंकड़ा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चावल की उत्पादकता इसके संदर्भ में पूछा गया है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 2025-26 के अनुसार बिहार में चावल की उत्पादकता वर्ष 2023-24 के 3062 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से मामूली रूप से घट करके 2024-25 में 2970 यानी कि 2970 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2970 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार अग्रणी उत्पादक नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है, लीची होता है, मखाना होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मशरूम भी है, यहाँ पर केला नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 2025 में किया गया था, ठीक है ना। मखाना याद है ना, मखाना। तो यहाँ पर 2025 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में कारखानों की कुल संख्या में बिहार की हिस्सेदारी में कितनी वृद्धि हुई है, मतलब वृद्धि हुई है कि गिरावट हुई है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो है गिरावट हुई है, ठीक है ना। बिहार में भारत में कारखानों की कुल संख्या में बिहार की हिस्सेदारी में गिरावट हुई है। क्या हुई है? गिरावट हुई है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 132 नंबर। देखिए 132 नंबर है कि 2024-25 में बिहार के कुल खनिज राजस्व से किस स्रोत का योगदान सबसे अधिक था? तो फ्रेंड्स ये आपका बालू खनन, ठीक है ना, रेत खनन, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किससे संबंधित है? तो बिहार की युवाओं को उन्नत कौशल, बेहतर रोजगार क्षमता, नेतृत्व विकास और कैरियर में उन्नति का अवसर प्रदान करने के लिए 2025 में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलिए बताइएगा। तो ये लगभग जो है आपका 5.5% है, ठीक है, 5.5%। और सितंबर 2025 तक बिहार में कुल 6389 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क था, ठीक है, जो 57 राष्ट्रीय राजमार्गों में फैला हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27EW है, जो कि गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक, ठीक है ना, पूर्व पश्चिम गलियारा आपने सुना है ना, उसी पर स्थित है ये। देखिएगा कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के अनुसार वर्ष 2030 तक कुल वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों के कितने प्रतिशत योगदान का लक्ष्य रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया है आपका कितना प्रतिशत? 30%, ठीक है ना, 30% रखा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ई स्कूटर वगैरह पर 12,000 महिलाओं के लिए है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की भाव्या पहल किससे संबंधित है? भाव्या पहल, ये पहल बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल है ये, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य की सेवा वितरण का डिजिटल रूपांतरण इसका मुख्य पहल है, ठीक है, भाव्या योजना, ध्यान रखिएगा। और इसका लक्ष्य पूरे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, सुलभ और तकनीकी संचालित बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ई परिवेश पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? ई परिवेश पोर्टल, तो देखिए ई परिवेश पोर्टल जो है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 137 के बाद 138 नंबर देखिए, बिहार ने 100% घरेलू विद्युतीकरण कब प्राप्त किया?
तो ये 2018 में, ठीक है ना, ये लक्ष्य हासिल किया था। उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना MKVSY के तहत किसानों को प्रदान की जाने वाली रियायती बिजली दर क्या है? तो ये आपका है 0.55 प्रति किलोवाट आवर, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, प्रति किलोवाट घंटा, ठीक है ना, मैंने और अंग्रेजी में बता दिया था। बिहार के ऊर्जा मिश्रण में तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 66% हो जाएगा, ठीक है ना, 66% हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 66% हो जाएगा। चलिए, सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी की बात करते हैं। बिहार में धीरे धीरे जो है अपने बिजली तंत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों को भी एकीकृत कर रहा है। सौर ऊर्जा में 16%, जल विद्युत 12%, पवन ऊर्जा 6.57%, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये 140 प्रश्न थे, मैंने कवर करा दिया। और बाकी देखिएगा यहाँ से जो है ना, ये मैथ्स वगैरह के, रीजनिंग वगैरह का प्रश्न है 141 से 150 तक। क्लियर? तो मैंने आपको वो जो GK GS वाला पोर्शन था कवर करा दिया है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।